तो अब जो है एक और टर्मिनोलॉजी देखना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, एंड दैट इज़ इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड्स के बारे में क्या कह सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है उससे करंट जो पास करेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 रोड या 2 प्लेट्स जो है उसका ज़रूरत पड़ता है हमें, ताकि उसको हम लोग बैटरी के साथ कनेक्ट कर सकें। तो यही रॉड्स या प्लेट्स जो हैं वो इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं, जहाँ पे कि हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो रिएक्शन है वो अकर करता है। तो इलेक्ट्रोड के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये रॉड्स या प्लेट्स होते हैं टू कनेक्ट इलेक्ट्रोलाइट विद बैटरी। तो ये तो इसका एक पर्पस है, और दूसरा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो हमारे इलेक्ट्रोड पे ही होते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन होता है अपना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये कहाँ पे होता है हमारा, एनोड पे। रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ पे होता है हमारा, कैथोड पे। अब बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस की। तो इलेक्ट्रोलिसिस की बात ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं कि ये वो फेनोमेना है जिसमें कि हम लोग करंट पास करवाते हैं इलेक्ट्रोलाइट से इन एक्वस स्टेट और मोल्टन स्टेट, और इसमें केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं। दैट इज़ क्या क्या केमिकल चेंजेस हैं उसके कुछ नाम दिए जा सकते हैं, इलेक्ट्रोनेशन और डी इलेक्ट्रोनेशन, बेसिकली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन of ions, and that is known as electrolysis। तो electrolysis हो गया passage of current through aqueous or molten electrolytes to bring केमिकल चेंज। और वो कौन से केमिकल चेंज होंगे, पहला तो ऑक्सीडेशन हो सकता है। ऑक्सीडेशन का जो दूसरा नाम है वो है डी इलेक्ट्रोनेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का हट जाना। और ये जो डी इलेक्ट्रोनेशन के साथ हमेशा रिडक्शन भी होगा, यानी कि इलेक्ट्रोनेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ऐड हो जाना। ये होता है आयंस का, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट थियरी है, वो है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थियरी। हमारे पास अगर 2 से ज़्यादा आयंस हैं इलेक्ट्रोलिसिस के केस में, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है हमारे पास, और हमारे पास 2 से ज़्यादा आयंस मौजूद हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि सारे आयंस जो हैं वो डिस्चार्ज नहीं होते हैं इलेक्ट्रोड पे साइमल्टेनियसली। कुछ आयन जो होते हैं वो लिबरेट हो जाते हैं इलेक्ट्रोड पे, इनको प्रीफर किया जाता है, दे आर प्रेफर्ड ओवर अदर आयंस, और इसी को हम लोग प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी कहते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है,
तो फॉर एग्जांपल पॉजिटिव आयन के टर्म में हमारे पास सोडियम का आयन भी है और H+ आयन भी है, लेकिन दोनों साइमल्टेनियसली डिस्चार्ज नहीं होगा, किसी एक आयन को प्रीफर किया जाएगा डिस्चार्ज होने के लिए, और इसी थियरी को हम लोग जो है यहाँ पे प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थियरी कह रहे हैं। ये क्या बोलता है कि अगर एक टाइप के एक से ज़्यादा आयन्स होते हैं और एक ही तरह के इलेक्ट्रोड के तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं, तो एक आयन डिस्चार्ज हो जाता है जिसको कि कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो आयन डिस्चार्ज होता है जिसको कि कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो दैट इज़ प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थियरी। सो वी कैन से द फॉलोइंग थिंग कि इफ़ मोर देन one type of ions are attracted towards the particular electrode, then the one discharged is the ion which requires लीस्ट एनर्जी। तो हम लोग जो एग्जाम्पल ले रहे थे H+ और Na+ का, तो उसमें से वो वाला डिस्चार्ज होगा जिसको कि मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट है डिस्चार्ज होने के लिए। अच्छा, अब हम लोग उस पोटेंशियल की बात कर लेते हैं जिसपे कि आयन डिस्चार्ज या डिपॉजिट होते हैं एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोड पे। इसको हम लोग डिस्चार्ज पोटेंशियल या डिपॉजिट पोटेंशियल कहते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है कि व्हाट इज डिस्चार्ज पोटेंशियल और डिपॉजिट पोटेंशियल। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि पोटेंशियल एट विच द आयन इज डिस्चार्ज्ड और डिपॉजिटेड एट एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोड। तो अभी जैसे कि हमने बात किया था डिस्चार्ज पोटेंशियल के बारे में कि कितने पोटेंशियल पे कोई भी आयन अपने एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोड पे जा कर के डिस्चार्ज होता है, दैट इज़ डिस्चार्ज पोटेंशियल। अभी ऑब्वियस सी बात है कि हर एक आयन का अपना अलग डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो लेट अस से कि कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। तो पहले CuCl2 का एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। और इसके लिए हमें जो इलेक्ट्रोड चाहिए वो प्लेटिनम का चाहिए। हमारा जो इलेक्ट्रोड होगा वो प्लेटिनम का होगा और ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा कैथोड है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि कैथोड पे जो
Cu2 प्लस आयन है वो आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है तो वो नेगेटिव टर्मिनल के तरफ अट्रैक्ट किया जाएगा और वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और बन जाएगा कॉपर। तो ये इसका रिडक्शन हो रहा है एक्चुअली। और अगर हम लोग क्लोरीन की बात करें, क्लोराइड आयन की बात करें, तो 2Cl माइनस आयन है, 2 क्लोराइड आयन है और ये चूँकि नेगेटिव आयन है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जाएगा। पॉजिटिव जो हमारा ये होता है एनोड होता है, ये उसकी तरफ जाएगा और एनोड पे जा कर के 2Cl माइनस आयन जो है वो क्लोरीन गैस बन जाएगा और साथ ही 2 इलेक्ट्रॉन को जो है वो सेक्रीफाइस करेगा। सो ये हो गया हमारे लिए ऑक्सीडेशन का रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हमारा एनोड पे हो रहा है और ये हो गया हमारा रिडक्शन का रिएक्शन जो कि हमारे कैथोड पे हो रहा है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, ये ध्यान में रखना है कि CuCl2 का एक्वस सोल्यूशन हमने लिया था। अभी हम लोग अगर इलेक्ट्रोलाइट में PbBr2 की बात करें, ये मोल्टन है। अगर इसकी बात करते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो फिर से हम लोग प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। कैथोड पे जो रिडक्शन का रिएक्शन होगा वो सेम है कि लेड का जो आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये लेड बन के डिस्चार्ज हो जाएगा और 2 ब्रोमाइड आयन जो हैं वो ब्रोमीन गैस बना देंगे और हमें 2 इलेक्ट्रॉन दे के जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की बात करें, NaCl सॉल्यूशन की बात करें, एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और हमारे लिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो मर्क्यूरी है और यहाँ का जो रिएक्शन होने वाला है वो ये है कि Na प्लस आयन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये हमारे पास 2Na दे रहा है। और साथ ही साथ अगर हम लोग क्लोरीन की देखें तो 2Cl 2 क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस बना देगा और हमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये दे देगा। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन की अगर बात कर लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का ये सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन और इसमें भी हम लोग का जो इलेक्ट्रोड है वो प्लैटिनम का है। तो सिल्वर का जो आयन है Ag+ वो कैथोड पे आकर के इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और सिल्वर बन जाएगा और यहाँ पे जो हमारा नाइट्रेट है उसकी जगह पे नाइट्रेट यहाँ पे एनोड पे डिस्चार्ज नहीं होगा। हाइड्रोक्साइड आयन जो है पानी का वो 2OH- आयन जो है वो डिस्चार्ज होता है एंड दैट विल गिव मी हाफ ऑफ O2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके इस हाफ को एलिमिनेट कर सकते हैं, बट इट्स द सेम थिंग। अगर हम लोग बात करें सोडियम नाइट्रेट की, इसका भी हम लोग एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं और प्लैटिनम जो है वही हमारा इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो सोडियम का आयन है वो प्रिफर्ड नहीं किया जाएगा, रादर जो H+ आयन है उसका डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कि 2H+ आयन जो है उसका कैथोड पे डिस्चार्ज हो जाएगा हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। और अगर हम लोग एनोड की बात करें तो वहाँ पे भी नाइट्रेट का डिस्चार्ज नहीं होगा, वहाँ पे भी हमारा जो OH- आयन है वही डिस्चार्ज होगा और रिएक्शन वुड बी द सेम, हाफ O2 प्लस H2O एंड दैट इज़ गिविंग मी 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऊपर का जो ये 3 केस है उसमें जो नॉर्मल कैटायन और एनायन हैं इलेक्ट्रोलाइट के वही एनोड और कैथोड पे जा कर के डिस्चार्ज हो रहा है। बट इस रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो एनायन है वो हमारा एनोड पे जा कर के डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, रादर OH- जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है और यहाँ पे ना तो कैटायन और ना ही एनायन हमारे इलेक्ट्रोड्स पे जा कर के डिस्चार्ज हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो प्रेफर्ड है, जो हमारा प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज का थ्योरी है वो इस बात से हम लोग यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारे पास 1 ग्राम N3- आयन है तो इसमें कितना कूलम्ब का चार्ज होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग बात करें
कि हमारा जो 1 आयन होगा N3 का, उसके ऊपर में कितना चार्ज होगा। तो 1 आयन के ऊपर में कितना चार्ज होगा ज़रा देखिएगा। 3 माइनस आयन है ये, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज एक आयन के ऊपर में है। तो एक आयन का जो चार्ज अगर हम लोग कूलॉम में लिखना चाहेंगे तो 3 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, इतना ये कूलॉम हो गया। तो ये हो गया हमारे पास एक आयन का चार्ज। अब अगर हम लोग बात करें कि एवोगैड्रोज नंबर जितने आयन के पास, यानी कि 1 मोल आयन के पास कितना चार्ज होगा, तो 1 मोल आयन की अगर बात करें तो हम लोग जानते हैं कि 1 मोल में कितने आयन होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। इतने आयन होंगे। एक आयन के ऊपर में इतना चार्ज है। इसको अगर हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो इट इज़ 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 19। तो ये हो गया 1 मोल का। अभी हमें देखना है कि 1 ग्राम N3 माइनस में कितने मोल्स हैं। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि 1 ग्राम N3 के नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ मोल्स, तो 1 ग्राम है हमारे पास N3, तो 1 ग्राम डिवाइडेड बाय, अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हो जाएगा 14 ग्राम। तो 1/14 जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स रहा। 1 मोल पे इतना चार्ज है और 1 ग्राम में इतने मोल्स हैं, तो टोटल चार्ज जो हो जाएगा वो कितना हो गया, 1/14 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 4.8 इंटू 10⁻⁻19। तो वट एवर इज़ द वैल्यू दैट विल बी द टोटल चार्ज। और एक बात और यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हमारा जो चार्ज होगा वो निगेटिव होगा, और यहाँ से जो बात आएगी निकल के वो हमारे चार्ज की बस वैल्यू होगी। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाला है कि इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब जो है वो ब्रेकिंग ऑफ आयंस नहीं होता है या डिसोसिएशन ऑफ आयन नहीं होता है, ठीक है। इट डज नॉट मीन डिसोसिएशन ऑफ आयन। करंट पास कराने की ज़रूरत नहीं है हमें आयंस को डिसोसिएट करने के लिए। सिंपली अगर हम लोग इसको वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे और अगर उसका डिसोसिएशन होना है तो ऐसे ही हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि जब हम लोग करंट पास करवाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आयंस ऑलरेडी पानी में डालने से डिसोसिएट हो चुके हैं उनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से है, ना कि डिसोसिएशन ऑफ आयन से है। तो ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन होता है। अब बात करेंगे हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की। सो दिस इज फैराडेज लॉ। इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो सिंपली ये बताता है कि कितना इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो डिपॉजिट होगा। तो ये अमाउंट ऑफ करंट, या अगर करंट को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रोड के ऊपर में डिपॉजिट होगा। ये इसके बारे में रिलेशन हमें बताता है। तो सबसे पहले ये लॉ हमें दिया गया था बाय माइकल फैराडे इन 1834। अच्छा, ये लॉ क्या कहता है कि जब कभी करंट पास करता है इलेक्ट्रोलाइट से तो कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि अगर हम लोग ये बोलें कि W जो है वो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड है इलेक्ट्रोड पे, मास ऑफ सब्सटेंस
deposited on electrodes. और Q जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये लॉ सिंपली कहता है कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अभी हमें पता है कि चार्ज जो है वो करंट इनटू टाइम होता है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि W इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, लेट अस कॉल इट Z, we will talk about it later, into IT. So W is equal to ZIT, that is Faraday's law of electrolysis given by Michael Faraday. तो Z कांस्टेंट हो गया। बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये लिखना चाहते हैं कि W इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स Q, और सिंस Q इज इक्वल टू IT तो यहाँ पे Q के जगह IT लिख दिया। सो W इज इक्वल टू ZIT, दैट इज़ द लॉ गिवन बाय फैराडे। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लें Z के बारे में। तो ये Z जो है वो एक कांस्टेंट है और इसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। सो इट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अच्छा, जो Z है वो डिपेंड करता है सब्सटेंस पे, सो इट्स डिपेंड्स ऑन सब्सटेंस डिपॉजिटेड। जिस सब्सटेंस की बात हो रही है डिपॉजिट होने की, Z उसकी प्रॉपर्टी है, ये उस पर डिपेंड करती है। और Z को हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि इफ़ I इज़ इक्वल टू 1 एम्पियर, T इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड, देन W विल बी इक्वल टू Z kg। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग अगर इलेक्ट्रोलाइट से 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड तक पास कराते हैं तो इलेक्ट्रोड पे उस सब्सटेंस का Z kg डिपॉजिट होता है। मतलब कितना kg डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे वो सब्सटेंस, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ के बाद अब बात करते हैं हम लोग फैराडेज सेकेंड लॉ की। तो W इक्वल टू ZIT वो हमारा फर्स्ट लॉ था फैराडे का। अभी बात करेंगे हम लोग फैराडे के सेकेंड लॉ की। तो ये बोलता है कि व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, देन द मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड एट द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मासेस। मतलब कि हमारा अगर सेम करंट पास कर रहा है, सेम टाइम के लिए भी पास कर रहा है, कहने का मतलब हो गया कि सेम करंट सेम टाइम के लिए पास करेगा, तो हम लोग बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो हमारा चार्ज है फ्लोन थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट वो सेम है। तो अगर हम ऐसा होता है तो जो दोनों का मास डिपॉजिटेड होगा, दोनों ही केस में जो मास डिपॉजिटेड होगा रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे, दैट विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मासेस। सो हम लोग अगर बात करें रेशियो ऑफ मास डिपॉजिटेड ऑन रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, that will be equal to ratio of equivalent masses। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि W इज़ इक्वल टू Z इंटू Q था फर्स्ट लॉ के हिसाब से। तो अगर हम लोग Q का वैल्यू रखते हैं 96500 कूलॉम, है ना, तो इस केस में जो हमारा W है दैट विल बिकम इक्वल टू E और द इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस, इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ से हम लोग ये समझ सकते हैं कि E जो है
वो कितना हो गया, Z इंटू 96500, यानी कि Z का जो वैल्यू है वो हो गया इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाई 96500। और बेसिकली हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि Z1 बाई Z2 जो होता है वो E1 बाई E2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला जो बात है वो क्या है कि हमारा जो रेशियो ऑफ मास डिपॉजिटेड ऑन रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड होगा इन द केस की सेम करंट सेम टाइम के लिए पास कर रहा है, तो वो रेशियो उनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होगा। तो अभी यहाँ पे ये है कि हम लोग जानते हैं फर्स्ट लॉ से कि W जो होता है वो Z इंटू Q होता है, और एक्सपेरिमेंटली ये डेटा दिया जाता है कि अगर Q का वैल्यू 96500 कूलॉम होगा तो W जो होगा वो इक्विवेलेंट मास के बराबर हो जाता है। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन में Q के जगह 96500 रखें तो W के जगह E रख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि Z जो है वो E बाई 96500 हो गया, तो Z1 बाई Z2 जो हो जाएगा वो इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब अगर बात करें फैराडे लॉ के बारे में, गैसियस इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करते हैं यूजिंग फैराडेज लॉ। सो दिस इज फैराडेज लॉ फॉर गैसियस इलेक्ट्रोलाइट। तो अब यहाँ पे जैसा कि है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फॉर गैसियस इलेक्ट्रोलाइट, तो इसके लिए जो हम लोग फार्मूला यूज करते हैं वो ये हो गया कि V इज़ इक्वल टू IT जो कि चार्ज हो गया इंटू VE बाई 96500। इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें जो सिंबल्स यूज किए गए हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे V की बात कर लेते हैं। तो V हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व्ड एट STP एट एन इलेक्ट्रोड, यानी कि इलेक्ट्रोड पे कितना गैस इवॉल्व होगा STP पे। और जहाँ तक बात है VE का, तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट वॉल्यूम। यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व्ड एट एन इलेक्ट्रोड एट STP बाय 1 फैराडे चार्ज। तो यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना है कि 96500 कूलॉम्ब जो है इसको हम लोग 1 फैराडे कहते हैं। तो यानी कि 1 फैराडे अगर हमारा चार्ज का वैल्यू है तो कितना गैस इवॉल्व होगा STP पे इलेक्ट्रोड के, इसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट वॉल्यूम। तो अब थोड़ा सा एक दो को न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। लेट अस से कि हमें करंट का वैल्यू दिया हुआ है कि 40 एम्पियर हमारा करंट है। तो लेट अस से अब 40 एम्पियर करंट फ्लोड थ्रू मोल्टन आयरन 3 क्लोराइड। तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आयरन 3 क्लोराइड है, कहने का मतलब है FeCl3 हो गया। ये अभी कह रहा है कि ये 10 आवर्स तक फ्लो किया, यानी कि टाइम जो है वो 10 आवर दिया हुआ है। हम लोग चाहें तो इसको सेकंड में बदल सकते हैं। 1 आवर इज़ 3600 सेकेंड, 10 आवर इज़ 36,000 सेकेंड, ये टाइम भी दे दिया। डिटरमाइन द मास ऑफ आयरन एंड द वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस एट STP दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। तो कितना आयरन का मास और कितना क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगा 10 आवर्स में, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहला काम ये है कि हम लोग हाफ रिएक्शन लिख लें। तो जैसे कि हमारा रिएक्शन एनोड पे क्या होने वाला है, तो एनोड यानी कि हमारा
पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल पे कौन जाएगा? जो नेगेटिव आयन रहेगा, यानी कि एनायन रहेगा, तो क्लोरीन जाएगा। तो लेटर से हमारा जो रिएक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2Cl माइनस, और ये Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये हो गया एनोड का रिएक्शन। और अगर बात करें कैथोड पे जो रिडक्शन का रिएक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन है एनोड पे, कैथोड पे जो रिडक्शन का रिएक्शन है तो Fe3+ आयन है, उसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, और वो जो है फिर कन्वर्ट हो जाएगा आयरन में। तो ये हमारा 2 रिएक्शन हो गया, दोनों हाफ रिएक्शन हमने लिख लिया है। तो अब अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, टोटल हमारा जो चार्ज है वो कितना हो गया, पहले तो ये देख लेते हैं। तो Q का वैल्यू हो गया चार्ज इनटू टाइम, यानी कि 40 × 3600 सेकेंड, सॉरी 36,000, 10 आवर्स है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो ये 36 × 4 144 हो जाता है। तो 1.44 × 10⁻6 कूलम ये हमारा टोटल चार्ज हो गया। तो अब हम लोग इसको फराड में कन्वर्ट कर लेते हैं कि इतना कूलम कितना फराड हो गया। हम लोग जानते हैं कि 1 फराड इज़ 96485, हालांकि 96500 भी ले सकते हैं, बट टू बी एक्यूरेट हम लोग इसको अगर फराड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इट इज़ 1.44 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 96485, और ये अब कूलम से बन गया फराड। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 14.9 फराड आ जाता है। और बेसिकली फराड का रोल ये है कि ये हमें बताता है कि कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आया है। बेसिकली 1 फराड इज़ द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली 14.9 फराड का मतलब हो गया कि हमारे पास टोटल 14.9 मोल इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास जो आयरन के लिए हमें क्या चाहिए, आयरन के एक आयन के लिए हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो यानी कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें 1 मोल आयरन प्रोवाइड करेगा। तो हमारे पास टोटल 14.9 मोल इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमें कितना आयरन दे सकता है, तो ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ Fe मोल्स। तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे कि 14.9 मोल अवेलेबल है, और 1 मोल आयरन के लिए हमारे पास 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 14.9 × 1/3 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4.97 मोल ऑफ आयरन। सिमिलरली हम लोग क्लोरीन की भी बात कर सकते हैं। तो क्लोरीन के लिए क्या है कि 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन 2 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल क्लोरीन गैस को लिबरेट कर सकता है। तो हमारे पास टोटल 14.9 मोल इलेक्ट्रॉन है। तो कितना क्लोरीन का मोल हो जाएगा, नंबर ऑफ Cl2 मोल्स। तो क्लोरीन गैस का कितना मोल हो जाएगा, तो 14.9 मोल इलेक्ट्रॉन है, और 1 मोल क्लोरीन गैस के लिए हमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 7.45 मोल्स जो है क्लोरीन का गैस निकलेगा। अब जो है वो हम लोग आयरन का मास कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पता है इससे। तो मास ऑफ आयरन, जो आयरन डिपॉजिट हुआ है उसका मास, तो 4.97 मोल है, और 1 मोल में हमारे पास 55.847 ग्राम होता है। 55.847, हम लोग इसको 56 रफली कह सकते हैं, आयरन का ग्राम एटॉमिक वेट है।
इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड इट इज़ 278 ग्राम, यानी कि 278 ग्राम जो है वो आयरन लिबरेट हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें क्लोरीन के कितना वॉल्यूम लिबरेट होगा इसके बारे में, तो वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, तो हम लोग जानते हैं कि STP पे 1 मोल कोई भी गैस रहता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। तो इस हिसाब से देखें तो 22.4 और क्लोरीन का जो नंबर ऑफ मोल है वो 7.45 है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये हमारे पास आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 182 लीटर।